हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं नीरज सिंह पुनः अपनी पाठशाला लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संदेश एकेडमी पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि जो वीडियोज़ आप तक पहुँच रही हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, आप उसका आनंद ले रहे हैं और पढ़ाई को बड़े ही एन्जॉय कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। और हम लोगों की पूरी टीम का यही प्रयास है, संदेश एकेडमी की टीम का, कि जो भी वीडियोज़ पहुँचे, जो आगामी परीक्षाएँ हैं, जिसमें आप उपस्थित होने वाले हैं और हम लोगों के वीडियोज़ कुछ हेल्पफुल हो जाएँ आपके कॉम्पिटिशन में, ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चन को सही करें। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग नए-नए वीडियोज़ लेके आते हैं, नए कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। और जहाँ तक इंग्लिश भाषा का सवाल है, यह बड़े ही आप एन्जॉय करके पढ़िए, इसको बोझ समझ के पढ़ेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, मैंने कहा कि इंग्लिश में 2 ही चीज़ होती है, एक स्ट्रक्चर और मीनिंग। दूसरे सेंस में हम कह लें कि जहाँ तक है कि वर्ड सिलेक्शन और वर्ड प्लेसमेंट, स्ट्रक्चर और मीनिंग को अगर आप समझ गए, तो स्ट्रक्चर माने क्या? कि वो एक शब्द के सहारे ही दूसरे शब्द को हम चयन करते हैं। और जब शब्दों को, वर्ड को आप रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देंगे, अभी टीजीटी इंग्लिश की परीक्षा हुई थी, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन को पेपर सेटर ने रख दिया था, सेंटेंस देके, अंडरलाइन पार्ट्स एक पर्टिकुलर वर्ड को कर दिया था कि बताइए कि ये कौन-सा ग्रामेटिकल पार्ट है, कौन-सा ग्रामेटिकल स्टेटस रखता है। और बहुत सारे लड़कों ने गलत क्वेश्चन करके आ गया। क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा कि एक ही शब्द बहुत सारे मल्टीपल रोल अदा करते हैं। तो किसी भी एक शब्द को इंग्लिश में आप यह नहीं कर सकते कि मेरा यही है और यही ये रोल अदा करता है, नहीं। आप उसके फंक्शन को देखिएगा, तभी आप समझ पाएँगे कि इसका फंक्शन क्या है। और फंक्शन और स्ट्रक्चर 2 ही चीज़ तो होती है। अगर आप फंक्शन और स्ट्रक्चर को जान गए, तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। और मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि बस लेटर, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज से ही इंग्लिश का निर्माण होता है। और थोड़ा-सा आप सीरियसली एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे चीज़ों को, तो बड़ा मज़ा आएगा। हमारा और आपका सफ़र जो है बड़ा सुहाना बनेगा। निश्चित रूप से जो आपका योगदान मिल रहा है, जो आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं मेरे वीडियोज़ पे, आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना लेक्चर आगे बढ़ाता हूँ। आइए, लिंकिंग वर्ब, जैसा कि शब्द ही बता रहा है कि लिंक, लिंक माने जोड़ना। इसी को दूसरी भाषा में कह लें, इसको कपला वर्ब भी कहते हैं या कपलर भी कहते हैं। वर्ब की बहुत सारी कैटेगरीज होती है और कभी-कभी आपको डिलेमा में डालने के लिए पेपर सेटर जो है, पेपर सेटर क्या कह लें कि आपको इंग्लिश ग्रामर में एडवांस लेवल पे जब आप विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे होते हैं, तो आपको यह नहीं पूछता है कि नाउन की परिभाषा बता दो, वर्ब की परिभाषा बता दो। वह तो उसके यूसेज पे क्वेश्चन बनाएगा और आपके अंडरस्टैंडिंग को वहां पे चेक की जाती है। तो जैसे वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, उसी के फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब में ही आते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव के बारे में हमने चर्चा किया है कि जिस सब्जेक्ट का एक्शन पास ओवर करके ऑब्जेक्ट तक चला जाए, वह ट्रांजिटिव होगा। और जिसका एक्शन ऑब्जेक्ट तक न रहे, कोई ऑब्जेक्ट ही न रहे, वह इंट्रांजिटिव होता है। और वर्ब जैसे भी आपकी वर्ब का रूप आ जाए, तो पहला काम तो उसके रूप को क्लियर होना चाहिए, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस वीडियो में। और दूसरी बात है, एक लेवल और आगे जाना पड़ेगा और यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। तो लिंकिंग वर्ब पे आइए, हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। जो लिंकिंग वर्ब है मेरे बेटे, जो लिंकिंग वर्ब है, यह चीजों को लिंक करेगा। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करेगा, ऑब्जेक्ट को नहीं। अगर हम कह दें एक भाषा में कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है, बड़ा सीधा सवाल है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यह कंफ्यूज हो जाते हैं। दे गेट कंफ्यूज व्हाट इज
an object and linking verb. So in order to remove this darkness from your mind, I will deal with this two particular word. ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कोई समतुल्यता नहीं होती है। जनरली आप स्टूडेंट्स क्या समझते हो? जनरली आप स्टूडेंट समझते हो कि सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नहीं, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है। तो सेंटेंस की संरचना जो है, और आपके दिमाग में यही होता है कि सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और यह वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं, जैसे अगर मैं यह कहूं, देखिए एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। अगर मैं कहूं कि द सन इज राउंड, अब देखिए द सन इज राउंड, इस वाक्य में यह सूर्य की बात चर्चा हो रही है, यह सूर्य की चर्चा हो रही है मेरे बच्चे। और देखिए यह सूर्य की चर्चा हो रही है, सन और राउंड। यह देखिए, यह राउंड ही सन है और सन ही राउंड है, यानी लिंकिंग वर्ब, वे वर्ब जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करते हैं, यानी अर्थ को पूरा करते हैं। तो ऐसे वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहता है। इसको इक्वल के साइन से भी रिप्लेस करके आप जान सकते हैं कि सूर्य ही गोल है और गोल ही क्या है? सूर्य है। तो लिंकिंग वर्ब जो है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट में समतुल्यता होती है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में समतुल्यता नहीं होती है। सब्जेक्ट कोई होगा, ऑब्जेक्ट कोई होगा, लेकिन सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दो चीज अलग अलग नहीं होती है, वह दोनों क्या होती है? एक होते हैं। जैसे हम कह दें कि आई हैव मनी, यहां देखिए मैं अगर एक वाक्य लिखूं कि आई हैव मनी, देखिए आई दूसरा, क्या आप मनी हो सकते हैं? अगर इक्वल से उसको रिप्लेस करेंगे तो क्या अर्थ होगा? नहीं, आप मनी नहीं हो सकते और मनी मैं नहीं हो सकता। तो यह दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। तो यह आप मनी ऑब्जेक्ट हो गया मेरे बच्चे, लेकिन यहां पर देखिए कि सूर्य ही गोल है और गोल ही सूर्य है, दोनों एक ही है। तो यह हमारा आपका राउंड एडजेक्टिव का काम, कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया है, या तो नाउन बनेगा या तो एडजेक्टिव बनेगा। जहां मैं नाउन की बात कर रहा हूं वहां प्रोनाउन इंक्लूड होता है, क्योंकि ये दो ग्रामेटिकल पार्ट तो हैं, लेकिन काम तो एक ही करेगा नाउन। चाहे नाउन वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, चाहे ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, चाहे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, और मेरे बच्चे चाहे ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो नाउन का फंक्शन यही 5 तरीके से होता है। अगर प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन और प्रोनाउन आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आएगा? नाउन और प्रोनाउन। वर्ब के पहले क्या आएगा? नाउन और प्रोनाउन आएगा। नाउन और प्रोनाउन को जानेंगे कैसे? हु से, हुम से, हु से, विच से, व्हाट से। अगर मेन वर्ब में क्वेश्चन करेंगे तो हम या तो नाउन जानेंगे, या नाउन फ्रेज जानेंगे, या नाउन क्लास जानेंगे। एक बात समझ में आएगी। तो लिंकिंग वर्ब का अब देखिए जो बात आती है कि कुछ लिंकिंग वर्ब पे हम चर्चा बढ़ाते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह सेंटेंस के ऊपर निर्भर होता है। वही वर्ब कभी एक्शन वर्ब हो जाता है, वही वर्ब कभी लिंकिंग वर्ब हो जाता है, स्टेटिव वर्ब हो जाता है। तो हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को रीच करेंगे कि यह कैसा रोल अदा करता है, क्योंकि वर्ब का दोनों गुण होता है बच्चे, कि यह जो है वर्ब का होना और करना, दोनों यह प्रॉपर्टीज होती है, फीचर्स होते हैं वर्ब को। तो कुछ हम लिंकिंग वर्ब लिखते हैं जहां से क्वेश्चंस पेपर सेटर रेज करते हैं, और आइए हम उन लिंकिंग वर्ब्स को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे यह बी हुआ हमारा लिंकिंग वर्ब। अब देखिए बी के अंतर्गत यह जैसे V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। तो जो बी का जो पहला फॉर्म होता है, बी, वाज या व, फिर बीन, फिर बीइंग और फिर इज, एम
और आर, यह इसके रूप होते हैं। यह हमेशा जब इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग जब अकेले आएगा स्वयं, तो वह हमेशा लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, अर्थात मेन वर्ब तो कहलाएगा, लेकिन लिंकिंग यानी यह वर्ब जो है मेरे बच्चे, यह समझने का प्रयास करिए कि यह जो वर्ब है, अगर हम कह दें कि ही इज स्मार्ट, अब देखिए ही इज स्मार्ट, तो यह समझिए इज अकेले आया है, इसके साथ कोई अन्य वर्ब नहीं है, तो इसी को मेरे बच्चे आप मेन वर्ब भी कह सकते हैं, इसी को आप लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, और इसी को आप स्टेटिव, क्योंकि स्थिर है, स्टेटिव वर्ब भी कह सकते हैं। कहने का मतलब कि जब इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन किसी अन्य वर्ब के साथ नहीं, अकेले प्रयोग हो, तो यही स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब का काम करते हैं। और एक बात और समझिए कि इस इज, एम, आर, वाज, वर के बाद ये हमेशा दिमाग में आपको चलना चाहिए, इस इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, यह पांचवा देखिए सिंगुलर फॉर्म होता है, मैंने बताया है कि यह फॉर्म इसका प्लूरल कहलाता है, और यही इसका भाग सिंगुलर, तो यहाँ पर इज, एम, आर को सिंगुलर में रखते हैं, और इस भाग को किस में रखते हैं, प्लूरल में रखते हैं। अब चर्चा को थोड़ा सा ले चलते हैं कि लिंकिंग वर्ब और कैसे आप जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यह होता है, अब यह बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी कि इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बी और बीन को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है जब वह वाक्य में अकेले आते हैं। जो लिंकिंग वर्ब है इसे कपुला वर्ब भी कहते हैं। कपुला वर्ब जो है, जो जोड़ने का काम करता है, ठीक है, जो जोड़े, लिंक करे। तो कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये बातें होती हैं, और बच्चा क्या समझता है कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ऐसा नहीं है, वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। अगर मैं यह कह दूं कि द सन इज राउंड, अब देखिए द सन इज राउंड, यहां देखिए इज अकेले प्रयोग किया गया है, और इसका मतलब कि जब यह इज, एम, आर अकेले हो तो यह स्टेटिव वर्ब हो गए, यानी स्थिर हो गए, इसमें सब्जेक्ट कोई काम, इसी को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और एक बात आप समझिएगा मेरे बच्चे कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, योर आंसर शुड बी a complement and subject will be the same, whereas subject and object will be different from each other. सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही होंगे। देखिए यहां पर अगर मैं कहूं कि द सन इज राउंड, अब इस वाक्य में मेरे बच्चे यह देखिए सन ही, सन और राउंड को आप जो लिंकिंग वर्ब है उनके इक्वल के मार्क से भी रिप्लेस कर सकते हैं। कहने का मतलब कि सन ही जो है राउंड है, और राउंड ही क्या है, सन है। कहने में इनमें सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में समतुल्यता होती है, अर्थात दोनों एक होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में समतुल्यता नहीं होती है, वे भिन्न भिन्न होते हैं। तो इतना जानिएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो भिन्न भिन्न चीज होती है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक होगा, एक ही व्यक्ति होगा या एक ही वस्तु होगी, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक नहीं होंगे, वे दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब मैं कुछ लिंकिंग वर्ब्स को लिख रहा हूं, यह देखिएगा। जैसे अगर हम कहें कि बी के फॉर्म को मैंने बताया, जैसे बी है, बिकम है, ग्रो है, बी ग्रो है, टर्न है, टेस्ट है, बी, बिकम, ग्रो, टर्न, टेस्ट, स्मेल है, फिर गो है, कम है, रन है, गो गेट है,
गो, कम, रन, गेट, और इसके बाद है प्रूव है, स्टे है, रिमेन है, अपीयर है, सीम है, साउंड है, रिमेन, अपीयर, सीम, साउंड, कीप, फील है, लुक है। यह देखिए, यह जो है लिंकिंग वर्ब, मुख्य तरह से मेरे बच्चे ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। ये पूरा का पूरा यह जो मैं सर्कल कर रहा हूं और जिसमें मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, यह भी देखते चलिए। बी, बिकम, रिमेन, अपीयर, सीम, साउंड और कीप। यह जो स्टार मार्क में किया हूं, यह केवल और केवल जो है स्टेटिव वर्ब के रूप में ही प्रयोग किए जा सकते हैं। जब यह अकेले आएंगे, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर अकेले आएगा, तो इतना दिमाग में चलना चाहिए कि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। और एक जान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट किससे बनता है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट दो ही चीज हो सकता है, एक तो नाउन हो सकता है, और नाउन या प्रोनाउन, और दूसरा मेरे बच्चे एडजेक्टिव हो सकता है। और एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट यानी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। यह दिमाग में हमेशा, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आपके ये बातें फीड होनी चाहिए। अब जो स्टार मार्क हमने किया, जैसे रिमेन हुआ, अपीयर हुआ, सीम हुआ, साउंड हुआ, कीप हुआ, इनके बाद तो एडजेक्टिव ही आते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जैसे अब यहां पे देख लीजिए, जैसे बिकम, जैसे ही बिकेम हैप्पी, वो खुश हुआ। अब बिकम, बिकेम हैप्पी, ये देखिए हैप्पी क्या एडजेक्टिव है। तो होना, तो वर्ब की दो फीचर्स होते हैं, करना और होना। यह सारे वर्ब्स जो है मेरे बच्चे दो तरीके से काम करते हैं। यह एक्शन वर्ब की भी तरह काम हो सकता है इनका, यह एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर सकते हैं। यह जितने वर्ब्स हैं मैंने लिखा है, यह जितने वर्ब्स हैं यह एक्शन वर्ब के भी तरह हो सकते हैं और लिंकिंग वर्ब के तरह से काम हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने स्टार मार्क किया है यह केवल और केवल लिंकिंग, इनका प्रयोग आप एक्शन वर्ब की तरह नहीं कर सकते। जैसे हम कहें कि इट सीम्स ट्रू, यह सत्य प्रतीत होता है। तो कहने का मतलब कि यहां पे देखिए, अब ये आपको स्टेटिव वर्ब्स के रूप में होंगे। अब बात आती है कि जब यही वर्ब्स एक्शन वर्ब होंगे तो इनके साथ एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाता है जब ये एक्शन वर्ब होते हैं। और जब ये एक्शन वर्ब नहीं होंगे, यानी इन वर्ब्स में जिस पे हमने स्टार मार्क किया है यह तो केवल और केवल एडजेक्टिव लेंगे, इनमें एक्शन के गुण नहीं पाते हैं जो स्टार वाले मैंने अंकित किया है। बाकी जो वर्ब्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वह ग्रो हुआ, टर्न हुआ, टेस्ट हुआ, स्मेल हुआ, गो हुआ, कम हुआ, रन हुआ, गेट हुआ, प्रूव हुआ, स्टे हुआ, फील हुआ, लुक हुआ, यह इनके अंदर दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यह स्टेटिव वर्ब भी हो सकते हैं और एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं। और जब एक्शन वर्ब होंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है, और जब यह स्टेटिव वर्ब होंगे तो ये अपने साथ एडजेक्टिव लेते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर कब लेंगे?
और कब यह एडजेक्टिव लेंगे। आइए हम कुछ वाक्य बनाते हैं, जरा सा देखने का प्रयास करते हैं। अगर मैं कहूं, देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर की बात थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग कैसे होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं? जब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में यल वाई लगा देते हैं तो हमारा क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। जब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में यल वाई लगाते हैं तो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं ऑनेस्ट तो ऑनेस्टली हो जाएगा, तो यह ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। जैसे अगर हम कहते हैं ब्रेव तो ब्रेवली हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं स्ट्रांग तो स्ट्रांगली हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल्ली हो जाएगा। यह ब्यूटीफुल्ली हो गया। तो कहने का मतलब कि जब आप एडजेक्टिव में यल वाई लगा देते हैं तो वह क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में जब एल वाई लगाते हैं तो वह एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। अब हमको यह देखना है कि कुछ तो लिंकिंग वर्ब जो मैंने स्टार मार्क लगा के रखा था वह तो केवल स्टेटिव होंगे, यानी वह एक्शन वर्ब नहीं होंगे। बी हुआ, बिकम हुआ, रिमेन हुआ, सीम हुआ, साउंड हुआ, कीप हुआ, यह तो केवल स्टेटिव वर्ब होंगे, यानी इनके अंदर एक्शन की प्रवृत्ति नहीं हुई। लेकिन टर्न हुआ, गो हुआ, कम हुआ, रन हुआ, स्मेल हुआ, लुक हुआ, फील हुआ, गेट हुआ, ये इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं और स्टेटिव हो सकते हैं। और जब ये एक्शन होंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर, और जब स्टेटिव होंगे तो एडजेक्टिव लेते हैं। आइए कुछ सवाल हम देखते हैं। अब जैसे मैं यह कह लूं कि he has turned the ball, he has turned the ball शार्प या शार्पली, दो ऑप्शन में, शार्प या शार्पली। ही हैज टर्न द बॉल शार्पली। दूसरा वाक्य मैं लिख रहा हूं, ही हैज टर्न्ड वाइज या वाइजली। I have written two sentences on the basis of linking verb. With the help of the linking verb, you have to identify the adverb of manner and adjective. देखिए यहाँ पर he has turned the ball, उसने क्या टर्न किया, पहले यह देखिए, आप सेंटेंस सब देखिए। यह टर्न मैंने बताया था कि टर्न क्या है। यह टर्न एक्शन वर्ब भी हो सकता है और लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है। जो मैंने स्टार मार्क रखा था वह तो केवल लिंकिंग वर्ब, उनमें एक्शन नहीं होगा। जब एक्शन होगा तो लिंकिंग वर्ब ही नहीं रहेंगे, वो एक्शन हो ही नहीं सकता जब अकेले आएंगे। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। जैसे ही हैज टर्न द बॉल, अब ये देखिए यहाँ
टर्न द बॉल, इस वर्ब का एक्शन इस बॉल तक जा रहा है, यानी सब्जेक्ट इस टर्न के द्वारा सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है और उसका एक्शन कहाँ जा रहा है, बॉल पे जा रहा है। तो ही हैज टर्न द बॉल, शार्प नहीं शार्पली सही है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है जब यह एक्शन वर्ब बनते हैं। कौन? लिंकिंग वर्ब। ही हैज टर्न्ड वाइज या वाइजली। अब देखिए यहां टर्न माने घुमाना और यहां टर्न माने होना, यानी इसका अर्थ हो गया बीन या बिकम। ये भी समझिए, यहां बीन या बिकम हो गया। ही हैज टर्न्ड वाइज, वह बुद्धिमान हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यह जानना पड़ेगा। देखिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ही हैज टर्न, वो घुमाया नहीं बल्कि होना होता है, बिकम होता है, बीन होता है। तो इसी टर्न माने घुमाना और टर्न माने होना भी होता है। तो वर्ब की दो प्रॉपर्टीज होती है, होना और करना। जैसे अगर हम कहें Ram has grown wise या wisely, ये देखिए राम हैज ग्रोन वाइज या वाइजली, एक सेंटेंस मैंने लिखा और दूसरा वाक्य में लिख रहा हूं राम हैज ग्रोन द क्रॉप्स। अब फिर ऑप्शन मैं यहां दे रहा हूं वाइज या वाइजली। देखिए अब आपको क्या करना है कि देखना पड़ेगा। देखिए राम हैज ग्रोन, यहां ग्रोन मतलब हो चुका है, होना। ग्रोन माने होना और ग्रोन माने उगाना भी होता है। तो यह आपका सेंस डेवलप होना चाहिए। अब यहां पे देखिए जब ये स्टेटिव वर्ब्स है तो यहां एडजेक्टिव वाइज का प्रयोग हो गया, यहां एडजेक्टिव है। और जैसे ही एक्शन वर्ब का प्रयोग हो रहा, ही हैज ग्रोन, वह उगा चुका है क्या, क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या है, ही हैज ग्रोन द क्रॉप्स वाइजली हो जाएगा। तो एक्शन वर्ब के लिए मेरे बच्चे हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में जब यल वाई लगाएंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है। और ही हैज ग्रोन वाइज या वाइज, जैसे अगर हम एक बार फिर रख रहे हैं, देखिएगा जरा he has gone there, he has gone there silent, साइलेंट या साइलेंटली। साइलेंट देखिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। अब ही हैज गॉन देयर, वह, अब देखिए गो मैंने बताया है कि इसके पास दो प्रॉपर्टीज है, यह लिंकिंग वर्ब का भी काम कर सकता है और यह एक्शन वर्ब का भी काम कर सकता है। अब जब एक्शन वर्ब होगा तो इसके आगे एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, यह बात समझिए। जब यह एक्शन वर्ब होगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर, और जब यह लिंकिंग वर्ब हो गया यानी स्टेटिव वर्ब होगा तो केवल और केवल क्या आप प्रयोग करिएगा, एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तो अब देखिए ही हैज गॉन देयर, वह जा चुका है, कहां जा चुका है, देयर, वहां। वहां यह एडवर्ब है, स्थान जो बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ मूवमेंट, यहाँ देखिए सब्जेक्ट का एक्शन हो रहा है वहां जाने के लिए। तो यह गान क्या है, यह गान एक्शन वर्ब है। तो यहाँ साइलेंट आप जो है गलत हो जाएगा बच्चे, यह साइलेंट गलत हो गया, साइलेंटली हो जाएगा। ही हैज गॉन देयर साइलेंट। अगर हम कह दें
द क्राउड, दूसरा वाक्य, द क्राउड हैज गॉन साइलेंट, साइलेंट या साइलेंटली, सॉरी, द क्राउड हैज गॉन साइलेंट या साइलेंटली, यहाँ क्राउड हैज गॉन जो है साइलेंट होगा। यहाँ गान का अर्थ है मेरे बच्चे होना, यहाँ ज्ञान का अर्थ होना, यानी भीड़ क्या हो चुकी है, साइलेंट हो चुकी है। जैसे आप मैच कभी देखते हो और विकेट गिरता है तो कमेंटेटर्स कहते हैं द क्राउड हैज गॉन साइलेंट, तो भीड़ क्या हो गई है, चुपचाप हो गई है। और ही हैज गॉन देयर साइलेंटली, यहाँ एक्शन वर्ब है, तो देखिए यह गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो यही गो जो है लिंकिंग वर्ब होगा तो एडजेक्टिव ले लेगा, और जब एक्शन होगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर ले लेता है। तो इन सब चीजों को, जैसे अगर हम कहें टर्न, अगर हम एक शब्द ले ले टर्न, दो तीन उदाहरण रख रहे हैं देखिएगा। अगर हम कहें कि he has turned wise या wisely, he has turned wise या wisely। दूसरा हम वाक्य लिख रहे हैं कि he has turned the table wisely या वाइज। देखिए अब आपको क्या करना है, देखना है कि ही हैज टर्न्ड वाइज या वाइजली, वह हो चुका है यानी बन चुका है, इसका मतलब कि बीन या बिकम। तो यह स्टेटिव वर्ब्स है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यह सेंटेंस बताएगा, सेंटेंस के आधार पे आप सेंस को जो है जानेंगे कि यह स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है कि एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के लिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में यल वाई तो बन जाएगा क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है, ही हैज टर्न्ड वाइज, यानी इसमें कोई एक्शन नहीं है, और ही हैज टर्न द टेबल, देखिए टेबल यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ ही कोई काम कर रहा है, एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर वाइजली सही है, और यहाँ पर क्या है, वाइज सही है। तो आपको यह देखना पड़ेगा, जैसे टर्न हुआ, ग्रो हुआ, स्मेल हुआ, और आपको कम हुआ, गो हुआ, तो बहुत ऐसे बहुत सारे हैं कि जिनके पास दो तरह से कार्य करते हैं, वह स्टेटिव वर्ब भी हो सकते हैं और लिंकिंग वर्ब भी। जैसे स्मेल पे आइए हम देखते हैं, जैसे अगर हम कह दें, आइए एक वाक्य लिखते हैं, द मैंगो टेस्ट स्वीट, द मैंगो टेस्ट स्वीट या स्वीटली। दूसरा, he tastes the mango, he tastes the mango स्वीट या स्वीटली। दो वाक्य मैंने दिया है। अब देखिए, द मैंगो टेस्ट स्वीट्स, अब यहां पे कोई मैंगो का एक्शन हो रहा है नहीं, स्वीट माने, टेस्ट माने स्वाद होना, और स्वाद चखना दोनों अर्थ होता है। टेस्ट का मतलब स्वाद होना, और स्वाद चखना दोनों होता है। द मैंगो टेस्ट स्वीट, यानी मैंगो का स्वाद मीठा होता है। कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम यहाँ पर ले आए आपका स्वीट शब्द,
यह एडजेक्टिव हो गया मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे एक बात समझ में आई कि यह टेस्ट जो है क्या एक्शन वर्ब नहीं है, यह क्या है हमारा स्टेटिव वर्ब। द मैंगो टेस्ट स्वीट, रखता है। ही टेस्ट द मैंगो, वह मैंगो को चखता है क्या, बड़े प्यार से, स्वीटली। तो यहाँ पे एक्शन है, तो यहाँ पे स्वीटली सही है, और यहाँ पर क्या सही है, स्वीट सही है। तो मेरे ख्याल से यह आपको अब मेरे ख्याल से चीजें सही आ गई हैं। तो अब एक चीज जो थोड़ा सा दिक्कत करती है, एक चीज और हम जानेंगे, इसी के लगे हाथ ये भी हम जान लें कि जो बहुत सारे आप देखिए, मैंने अभी एक बात आपको बताया, जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में यल वाई लगाने से क्या हमारा बन जा रहा था, एडवर्ब ऑफ मैनर मेरे बच्चे। ठीक, ये बात तो हम जान गए। जैसे हम कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, ब्रेव, ब्रेवली, वाइज, वाइजली, ब्लाइंड, ब्लाइंडली। तो क्वालिटेटिव बता रहा है, एडजेक्टिव का काम है जो शेप, साइज, कलर, नेशनलिटी, पर्सनालिटी, ये सब बताते हैं, उसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब दूसरी बात इसी के साथ यह भी जानिए कि जब किसी नाउन में एल वाई लग जाता है तो वह नाउन मेरे बच्चे एडजेक्टिव बन जाता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही मान के चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही मान के चलते हैं कि यल वाई जहां देख लिए उनको तो यही लग जाता है कि एडवर्ब है। नहीं, जब नाउन में यल वाई लगेगा तो वह एडजेक्टिव बन जाता है, और जब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में यल वाई लगता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बताता है। तो जैसे ही डिड दिस वर्क ऑनेस्टली, उसने अपना काम ईमानदारी से किया, ऑनेस्ट में यल वाई लगा, क्वालिटेटिव में तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ही प्लेड द शॉट ब्यूटीफुल्ली, उसने बड़ी अच्छे ढंग से, बड़े सुंदर तरीके से शॉट खेला, तो ब्यूटीफुल में एल वाई लग गया, ब्यूटीफुल्ली एडवर्ब ऑफ मैनर। एडजेक्टिव में जब एल वाई लगे, जब लेकिन किसी नाउन में एल वाई लगता है तो वह नाउन एडजेक्टिव का रूप धारण करता है। और बहुत सारे सवाल मैं बता दूं कि एल वाई पर आपसे पूछे जाते हैं, और मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं, जरा इसी को लगे हाथ ये भी समझ लीजिए कि जब नाउन में मेरे बच्चे, जब नाउन में, यह देखिए, जब नाउन में, जब आप नाउन में यल वाई लगाते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं ब्रदर तो ब्रदरली, ब्रदरली हुआ। अब यल वाई इसमें भी है, ब्यूटीफुल्ली में भी यल वाई है, ऑनेस्टली में भी यल वाई है, लेकिन वह एडवर्ब का काम करता है। और यह किसका काम, तो जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं देख लीजिए, जैसे फादरली, निगर्डली, कावर्डली। पेपर सेटर कहां से क्वेश्चन देगा, मैं इस पे सवाल रख रहा हूं। जैसे ब्रदरली, फादरली, निगर्डली, कावर्डली, स्कॉलरली, स्कॉलरली, मदरली, मदरली, इल्डरली, इल्डरली, माइजरली, फिर माइजरली के बाद स्प्राइटली,
स्लोवेनली, हेवनली, होमली, बॉडली, किंगली, हेवनली, होमली, बॉडली, किंगली, स्लोवेनली, गोस्टली, ऑर्डरली, ऑर्डरली, तो और भी बहुत सारे हैं। और होता क्या है कि आप जो है गलती कई तरीके से पेपर सेटर यह करता है, और जब आप गलती करेगा तो मेरे बच्चे यह देखिए यह लवाई इसमें भी लगा है और एडवर्ब ऑफ मैनर में भी यह लवाई लगता है। तो बात ये भी एलवाई है, ये भी एलवाई है, वो भी एलवाई है। नाउन में एलवाई लगने से एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव में एलवाई लगने से एडवर्ब ऑफ, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में एलवाई लगने से एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। जैसे एक सवाल मैं रख रहा हूं, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा और कहिए, तो मैं सवाल रखूं, बताएंगे? चलिए मैं 2-3 सवाल आपसे रखता हूं, इसी पे रख रहा हूं, और आप बताइए सवाल, तो मैं समझूं कि हाँ आप पकड़ रहे हैं मेरी बातों को। आइए, जैसे एक सवाल मैं रख रहा हूं, देखिएगा। He is too coward to face the challenge. चलिए, दूसरा हमने रखा, he is very miser। तीसरा मैंने रखा, he worked he worked spritely। तो अब आपको मैंने 2-3 सवाल यहां पे रखा है, और जरा सा आप समझिएगा। अगर पेपर सेटर कर देगा कि आपको कह देगा कि इसमें क्या गलती है, वेयर द करेक्शन इज रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और ऐसे कर देगा कि पार्ट ए कर देगा मेरे बच्चे, कर देगा पार्ट बी, कर देगा पार्ट सी, कर देगा और पार्ट डी कर देगा, नो एरर। और आप बताइए, अब देखिए यह टू क्या है मेरा, यह तो टू मेरा एडवर्ब है ना, यह टू मेरा एडवर्ब है, और एडवर्ब अपने बाद जो है एडजेक्टिव को लेता है मेरे बच्चे। तो यहां पे क्या समझ में आ रही बात, कावर्ड तो नाउन है ना, कावर्ड नाउन है, और कावर्डली क्या है, एडजेक्टिव है। तो यह वाला पार्ट मेरे बच्चे, यह वाला पार्ट जो है क्या हो गया, गलत हो गया। तो ही इज टू कावर्डली टू फेस द चैलेंज, यानी इस पार्ट में गलती यहां क्या होगा, कावर्डली, यह कावर्डली हो जाएगा, क्योंकि कावर्ड तो नाउन है। तो क्या एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई मॉडिफाई कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि एक शब्द को देख के ही हमको अगला शब्द के बारे में चुनना होता है, उसके स्ट्रक्चर को देखना होता है।
एक शब्द जीपीएस का काम करते हैं, वही दूसरे शब्द को बताते हैं, दूसरा शब्द तीसरे को बताता है, वह एक नेटवर्क होता है। और देखिए यहाँ पे पेपर सेटर ऐसे ही गलती आपको डालेगा, जाल बिछाएगा और फंसाएगा, और आप गलती करके एग्जाम में चले आते हैं। अब देखिए बड़ा ये भी सेंटेंस देखिए, आपके दिमाग में लगा होगा कि बड़ा इजी सिंपल सेंटेंस मैंने लिख दिया है, ही इज वेरी माइजर। अगर यह वेरी एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। जैसे मैं कह दूं दिस इज द वेरी बॉय हु हेल्प्ड मी, तो वेरी का मतलब यहां पे बॉय। अब यहां वेरी एडजेक्टिव का काम करेगा जो बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन उसके लिए दो क्लास की जरूरत पड़ती है, अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ही इज वेरी माइजर, देखिए माइजर तो नाउन है, तो क्या जब यह वेरी एडवर्ब है मेरे बच्चे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइजरली का प्रयोग होगा। यह भी समझिए, यह ही इज वेरी माइजर नहीं, ही इज वेरी माइजरली। तो कहने का मतलब यह है कि चीजों को आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। पेपर सेटर के पास तो हजारों तरीके हैं सवाल बनाने का, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग होंगे तो चाहे जिस तरह का क्वेश्चन बने, लाखों क्वेश्चन बने, आप लाखों सॉल्व करोगे। आपका कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन सही करना है। ही वर्कड स्प्राइटली, स्प्राइटली मतलब जानते हैं स्प्राइट की बोतल पीते ही हैं तो जो तेज हो, जैसे लाइवली हो जाता है, विब्रेंट हो जाता है, विविशियस हो जाता है, फोर्सफुल हो जाता है, तो उसे स्प्राइटली, जिसमें ताकत होती है, लाइवली होता है जो। तो अभी मैंने बताया कि स्प्राइट तो नाउन है, और इस स्प्राइट में एल वाई जो लगे से तो एडजेक्टिव बनेगा। तो क्या इस वर्ब की ही वर्क उसने काम किया, कैसे किया, स्प्राइटली। तो वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए एडजेक्टिव थोड़ी ना आ जाएगा, वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए एडवर्ब का प्रयोग होगा। तो यह स्प्राइटली मेरे बच्चे गलत है। इन ए स्प्राइटली मैनर या फैशन, इन ए स्प्राइटली मैनर या वे या फैशन भी कह सकते हैं, का प्रयोग कर सकते हैं। यह वाक्य स्प्राइटली को लिखना पड़ेगा इन ए स्प्राइटली मैनर, वे या फैशन, तब यह जाके आपका वाक्य यह इन ए स्प्राइटली मैनर या आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। जो एडवर्ब, कई शब्द मिलके जो एडवर्ब का काम करे, एडवर्ब फ्रेज। एक शब्द काम करे तो एडवर्ब, जब कई शब्द मिलके काम करे तो एडवर्ब फ्रेज। अरे बोलो क्या, एडवर्ब फ्रेज। और उसी तरह से जब एक क्लास बन जाए तो उसे एडवर्बियल क्लास कहते हैं। तो कहने का मतलब कि इन सवालों को या आप देख लीजिए कि अगर मैं कह दूं, जरा सा देखिएगा सेंस, आपको सेंस थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो चीजें आपसे दूर हो जाएंगी। जैसे लोनली, लाइवली, होमली, यह सब एडजेक्टिव है। जैसे लोनली हम कह दें तो ये भी एडजेक्टिव है। लाइवली क्या है, यह भी एडजेक्टिव है। होमली क्या है, यह भी एडजेक्टिव है। होम से होमली, होम नाउन है और एल वाई लग गया तो वह जो है बन गया एडजेक्टिव। तो यह आपके शब्दों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है कि होम और हाउस में, एक ये भी जान लीजिए लगे हाथ, ये भी, होम और हाउस में क्या अंतर है। बहुत सारे विद्यार्थियों से मैं जब ऑफलाइन या ऑनलाइन कभी मैं पूछता हूं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आंसर मुझसे मिलता है कि सर होम अपना घर होता है, हाउस जो है किराए पर रहते हैं, रेंटेड होता है। होम जो है सर सीमेंट या ब्रिक का होता है, हाउस जो है सर लकड़ी का होता है। बहुत सारे जवाब मिलते हैं, लेकिन हमसे उससे क्या मतलब है। होम में एल वाई लग गया तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। लगे अगर हम यह पूछ दें मेरे बेटे
कि होम और हाउस में क्या अंतर है, तो आपको ग्रामेटिकल क्लास, ग्रामेटिकल स्टेटस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल पहचानिए। नहीं तो क्वेश्चन होम और हाउस का डिफिनीशन एग्जाम में थोड़ी ना पूछेगा। यह देखिए होम क्या है हमारा, यह देखिए होम हमारा नाउन भी है और एडवर्ब भी है। और यह हाउस क्या है, यह हाउस हमारा वर्ब है और नाउन है, यह भी समझिए। एक बार एसएससी के एग्जाम में होम को जो है एडवर्ब न मान के, नाउन न मान के, जो है होम को एडवर्ब न मान के बहुत सारे लड़के जो है इसको एलिमिनेट कर दिए थे कि नहीं होम तो एडवर्ब हो ही नहीं सकता। तो अब होम और हाउस एक्चुअली, जब हाउस होम हुआ होता है कि जब जिस बिल्डिंग में जब रहने वाले आ जाते हैं, ऑक्यूपेंट ऑक्यूपेंट आ जाते हैं तो वह होम हो जाता है। हाउसिंग बोर्ड होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगियां बनती हैं, हाउसिंग सोसाइटी होती है, जब उसमें रहने वाले उस बिल्डिंग में आ जाते हैं तो उसे होम कहा जाता है। यह अर्थ जानिए। और ग्रामेटिकल प्रोफाइल को यह समझना पड़ेगा कि यह होम नाउन और एडवर्ब दोनों है। दोनों तो नाउन है लेकिन होम एडवर्ब है और हाउस क्या है, वर्ब है। इसको आइए थोड़ा सा लिटमस टेस्ट से भी जान जाते हैं कि इसको कैसे हम 2-3 उदाहरण में लिख रहा, जरा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि होम हाउस को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या कहें कि ही went to home। अब देखिए जनरली स्टूडेंट्स को यह पता होता है कि होम के पहले टू जो है नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, इसका उत्तर भी तो चाहिए ना हमें। वह गया, वह कहां गया। जब व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ से क्वेश्चन करिएगा तो एडवर्ब मिलेगा या एडवर्ब फ्रेज मिलेगा या एडवर्ब क्लॉज मिलेगा। ही वेंट, कहां गया, होम गया। तो होम यहाँ यह देखिए एडवर्ब है, तो एडवर्ब जो है मेरे बच्चे के पहले प्रीपोजिशन थोड़ी ना आता है। प्रीपोजिशन तो किसी नाउन या प्रोनाउन के प्रीपोजिशन पे आता है ना, पहले आता है ना, अपना संबंध स्थापित करता है। इसलिए टू यहाँ गलत है, लेकिन आप किताब पढ़ के होम के पहले टू नहीं लगाते हैं। अगर इसी वाक्य को मैं लिखूं कि ही वेंट टू हिज हाउस, सॉरी टू हिज होम, अगर यह वाक्य मैं लिख दूं तो देखिए टू और हिज का पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज, हर, देयर, योर, अवर। तो यह पजेसिव एडजेक्टिव है जो डिटरमिनर का काम करता है, यानी इसके बाद जो है नाउन आता ही ना आता है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना तय है। इसलिए यहाँ पे हिज के बाद यहाँ होम लगा है, तब यह सही है। ही वेंट टू हिज हाउस, यह सही है। या ऑब्जेक्ट है, टू का ऑब्जेक्ट है। तो यही होम जो है आपका एडवर्ब भी है और यही होम आपका नाउन क्या है। अब कहें कि दिस टेम्पल इज बिसाइड माई होम, यह टेम्पल मेरे घर के बगल में है, तो ठीक है। अब हम हाउस की चर्चा करते हैं कि हाउस क्या है। हाउस क्या, बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि हाउस नाउन है, लेकिन हाउस वर्ब भी है। लिखिए, अगर मैं यह कहूं कि द टॉल बिल्डिंग्स, द टॉल बिल्डिंग्स हाउस द मास्क, अब जो है द टॉल बिल्डिंग्स, जो लंबी लंबी जो बिल्डिंग है ना, हाउस द मास्क, उस मास्क को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किए हैं, घेरे हुए हैं। तो यहाँ हाउस का अर्थ मेरे बच्चे यह हो गया, इस हाउस का अर्थ हो गया प्रोटेक्ट करना, यानी सुरक्षा देना। तो यह जानिए कि हाउस क्या है मेरा, यहाँ हाउस मेरा वर्ब है, यह भी समझिए। अगर मैं लिखूं दूसरा वाक्य कि द हाउस इज
द हाउस इज मेड ऑफ वुड। अब देखिए द हाउस, यह इज है, यह हेल्पिंग वर्ब है, यह मेन वर्ब है, तो इसके पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन होगा? नाउन होगा या प्रोनाउन होगा? तो यहाँ पर यह देखिए ग्रामेटिकल क्लास, यह नाउन है और यही हाउस यहाँ पर क्या है? वर्ब है। होम से एक सवाल आया था कि होम फॉरेस्ट इज ए होम, एक सवाल आया था एसएससी में ही, देख लीजिए। यह समझ गए कि हाउस जो है आपका वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, होम आपका एडवर्ब और नाउन हो सकता है। दो बात समझ में आ गई। और एक क्वेश्चन पे यही पे मैं अपना वीडियो जो है समाप्त करना चाहूंगा। और यह क्वेश्चन देखिए है कि द फॉरेस्ट, एक सवाल आया था, द फॉरेस्ट इज अ होम। अब यहाँ पे टू भी मैंने ऑप्शन दिया है, फॉर मेनी एनिमल्स। आइए यह सवाल हो गया, देखिएगा। कहता है द फॉरेस्ट इज ए होम टू या फॉर मेनी एनिमल्स। और यह मैंने दो प्रीपोजिशन लगाए हैं। और देखिए फॉरेस्ट जो जंगल होता है, इज ए होम, इससे यह भी तर्क हो गया कि यह होम है, यानी यह आर्टिकल। और आर्टिकल किसके लिए आता है मेरे बच्चे? नाउन के लिए। तो होम यहाँ पर क्या हो गया? नाउन। मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल के बिना नाउन नहीं और नाउन के बिना आर्टिकल नहीं। और होम टू होता है, होम फॉर गलत होता है। हमेशा होम के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन आगे टू लगता है। द फॉरेस्ट इज ए होम टू मेनी एनिमल्स। और आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो फॉरेस्ट घर होता है बहुत सारे जानवरों के लिए। लिए के अर्थ में आप फार पे चले जाएंगे, लेकिन प्रीपोजिशन क्या है? टू होता है। तो कहने का मतलब यह मेरे बच्चे कि होमली शब्द मैंने बताया, तो होमली माने जो साधारण हो लेकिन इंटरेस्टिंग हो। ही लिव्स ए वेरी होमली लाइफ। तो कहने का मतलब होमली माने साधारण। तो बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो एल वाई लेते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं, और उनको वर्ब के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में लगा दिया जाएगा और आप जो है गलती करके चले आते हैं। तो इन्हीं उम्मीद के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप अपने सुझाव, कमेंट्स, अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। मैं इसको पढ़ूंगा, देखूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। और इसी उम्मीद के साथ आज की हमारी पाठशाला यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।